रात 3 बजे सास का फोन आया। बहू, तुम्हारी बड़ी ननद अपने पूरे 10 लोगों के परिवार के साथ कुछ महीनों के लिए तुम्हारे घर रहने आ रही है। मैंने कहा, माँ जी, वो घर तो मैंने बेच दिया है, क्यों ना आप उन्हें अपने घर रख लीजिए। इतना सुनते ही सास की आवाज बदल गई। रात के ठीक 3 बजे मेरा फोन लगातार बजने लगा। इतनी रात को आने वाली कॉल देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर माजी लिखा हुआ था। मैंने घबराकर तुरंत फोन उठाया। मुझे लगा शायद पिताजी की तबीयत बिगड़ गई होगी या घर में कोई बड़ी परेशानी आ गई होगी। लेकिन उधर से जो आवाज आई उसने मुझे हैरान कर दिया। बहू, ध्यान से सुनो। तुम्हारी बड़ी ननद सुनीता अपने पूरे 10 लोगों के परिवार के साथ कल सुबह तुम्हारे घर रहने आ रही है। उनके शहर वाले मकान की मरम्मत चल रही है, इसलिए 2-3 महीने वहीं रहेंगे। तुम दोनों कमाते हो, तुम्हारा घर बड़ा है, आराम से सब एडजस्ट हो जाएंगे। सुबह तक सारे कमरे तैयार कर देना। इतना कहकर माँ जी चुप हो गई, जैसे उन्होंने कोई आदेश सुनाया हो, सलाह नहीं दी हो। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बज रहे थे। मैं कुछ सेकंड शांत रही, फिर बहुत सामान्य आवाज में बोले, माँ जी, वह घर तो मैंने पिछले हफ्ते बेच दिया। नया घर अभी खरीदा नहीं है। फिलहाल हम दोनों किराए के छोटे फ्लैट में रह रहे हैं। क्यों ना दीदी लोग आपके घर रुक जाए। मेरी बात पूरी होते ही दूसरी तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि मुझे लगा शायद कॉल कट गई है। कुछ पल बाद माजी की तेज आवाज आई, क्या मतलब घर बेच दिया? इतनी बड़ी बात हमें बताए बिना कैसे कर दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने शांत स्वर में कहा, माजी, वह घर मेरे और अमन के नाम था। ईएमआई भी हम भर रहे थे, इसलिए बेचने का फैसला भी हमने ही लिया। माजी गुस्से से कांपने लगी। सुबह तुरंत हमारे घर आओ, यह फैसला अकेले नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मैंने गहरी सांस ली और बगल में सो रहे अपने पति अमन की तरफ देखा। वह जाग चुके थे। उन्होंने पूरी बात सुन ली थी। बिना घबराए उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो होना था हो गया, अब कल जो होगा देखा जाएगा। सुबह हम दोनों ससुराल पहुंचे तो ड्राइंग रूम पहले से भरा हुआ था। माँ जी, पिताजी, बड़ी ननद सुनीता, जिया जी, छोटी ननद कविता और 2-3 रिश्तेदार भी बैठे थे। जैसे कोई पारिवारिक बैठक नहीं, बल्कि हमारी अदालत लगी हो। हमें देखते ही माँ जी बिना नमस्ते किए बोली, बहू, पहले ये बताओ कि घर बेचने की इजाजत किसने दी? मैंने विनम्रता से कहा, माँ जी, वह घर हमारी मेहनत की कमाई से खरीदा गया था। उसकी हर ईएमआई हमने भरी थी, इसलिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं थी। मेरी बात सुनते ही सुनीता दीदी बीच में बोल पड़ी, वाह, अब तो बहू हमें ही सिखाएगी कि परिवार कैसे चलता है। हमें तो मम्मी ने पहले ही बता दिया था कि जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। मैं चौंक गई। पहले ही बता दिया था? इसका मतलब मेरे बिना पूछे ही मेरे घर का फैसला महीनों पहले हो चुका था। तभी पिताजी ने खांसते हुए कहा, देखो बहू, घर परिवार में सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। 2-4 महीने की ही तो बात है। मैंने उनकी तरफ देखकर पूछा, अगर सिर्फ 2-4 महीने की बात है तो दीदी आपके घर क्यों नहीं रह सकती? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी माँ जी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बोली, क्योंकि हमारा घर छोटा है। मैं पहली बार हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आपका घर हमसे लगभग 2 गुना बड़ा है। 4 बेडरूम है, हमारा घर तो सिर्फ 3 बेडरूम का था। फिर भी आपने पहले से तय कर लिया कि दीदी हमारे घर रहेंगी। हमसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? मेरी बात सुनकर अमन पहली बार बोला, माँ, सच तो यह है कि आपने कभी हमारे घर को हमारा माना ही नहीं। जब भी किसी रिश्तेदार को ठहराना होता था, फैसले पहले हो जाता था, हमें बाद में बताया जाता था। माँ जी ने गुस्से में कहा, क्योंकि तुम दोनों पर हमारा हक है। अमन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, हक प्यार से मिलता है माँ, किसी के घर पर कब्जे से नहीं। तभी बड़ी ननद ने ताना मारते हुए कहा, अब समझ आया, बहू ने जानबूझकर घर बेचा है ताकि हमें रखने से बच जाए। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, दीदी, अगर मुझे किसी से बचना होता तो मैं रात 3 बजे फोन उठाकर इतनी शांति से बात भी नहीं करती। लेकिन एक बात आज साफ कर देती हूँ, मैंने घर मजबूरी में नहीं, एक बहुत बड़ी वजह से बेचा है। और जब आपको वह वजह पता चलेगी, तब शायद इस कमरे में बैठे कई लोगों की नजरें झुक जाएगी। इतना कहकर मैंने अपने बैग से एक नीली फाइल निकाली और मेज पर रख दी। फाइल देखते ही मेरे ससुर के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया।
उन्हें पहचानने में सिर्फ एक सेकंड लगा, क्योंकि उस फाइल में ऐसा सच बंद था जिसे उन्होंने पिछले 7 साल से पूरे परिवार से छिपा कर रखा था। जैसे ही मैंने नीली फाइल मेज पर रखी, पिताजी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहू, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जो बात घर के अंदर है, उसे घर के अंदर ही रहने दो। उनके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, पिताजी, अगर मुझे हर बार सिर्फ आदेश सुनने होते तो शायद यह फाइल आज भी बंद रहती। लेकिन रात 3 बजे मुझे यह बताना कि मेरी ननद पूरे 10 लोगों के परिवार के साथ मेरे घर रहने आ रही है, बिना मुझसे पूछे, उसके बाद अब सच छिपाने का कोई मतलब ही नहीं बचा। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बड़ी ननद सुनीता ने झुंझलाकर कहा, आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है? मैंने धीरे से पहला कागज बाहर निकाला। वह बैंक का लोन क्लोजर सर्टिफिकेट था। मैंने सबके सामने रख दिया। यह उसी घर का रिकॉर्ड है जिसे आप सब अपना समझ रहे थे। पिछले 7 साल में उसकी एक एक ईएमआई मैंने और अमन ने भरी। इस घर में किसी और का 1 रुपया भी नहीं लगा। सुनीता ने तुरंत कहा, तो क्या हुआ? घर तो परिवार का ही होता है। मैं मुस्कुराई। अगर परिवार का था तो हर ईएमआई सिर्फ हमने क्यों भरी? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैंने दूसरा कागज निकाला। यह पिछले 6 साल का पूरा खर्च था। बिजली के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस, रिपेयर, फर्नीचर, किचन रेनोवेशन, हर भुगतान हमारे बैंक अकाउंट से हुआ था। अमन ने पहली बार सबकी तरफ देखकर कहा, जब भी किसी रिश्तेदार को ठहराना होता था, माँ पहले वादा कर देती थी और खर्च हमेशा हम उठाते थे। पिछले साल छोटे मामा जी का परिवार 1.5 महीने रहा। उससे पहले बुआ जी 2 महीने रही। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि हमारा खर्च कैसे चल रहा है। माँ जी ने तुरंत बात काटी। तो क्या हुआ, रिश्तेदारों की मदद करना गुनाह है? मैंने धीरे से कहा, मदद गुनाह नहीं होती माँ जी, लेकिन किसी की मेहनत को अपना अधिकार समझ लेना गलत होता है। तभी छोटी ननद कविता बोली, फिर भी घर बेचने से पहले बता तो सकती थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मैं बता देती तो क्या आप लोग बेचने देते, या फिर कहते कि पहले दीदी का परिवार रह ले, बाद में देखेंगे? किसी के पास जवाब नहीं था। तभी मैंने फाइल से तीसरा दस्तावेज निकाला। उसे देखते ही पिताजी ने अपना सिर झुका लिया। यह प्रॉपर्टी एग्रीमेंट था। मैंने कहा, हमने यह घर किसी शौक में नहीं बेचा। बैंक ने हमें एक बड़ा ऑफर दिया। हमने सही समय पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया, क्योंकि हम अपना सपना पूरा करना चाहते थे। लेकिन असली वजह कुछ और थी। मैंने एक और कागज बाहर निकाला। इस बार पूरा कमरा हैरान रह गया। वे शहर के सबसे पॉश इलाके में बनने वाले एक लग्जरी विला का बुकिंग एग्रीमेंट था। उसकी कुल कीमत 5 करोड़ 80 लाख रुपए लिखी थी। सुनीता की आंखें फैल गई। माँ जी के मुंह से अन्यास निकला, इतने महंगे घर की बुकिंग? मैंने शांत स्वर में कहा, जी, पिछले 7 साल से हम इस महीने सिर्फ ईएमआई ही नहीं भर रहे थे, बल्कि चुपचाप निवेश भी कर रहे थे। हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि हर बार हमारी बचत किसी न किसी रिश्तेदार की जिम्मेदारी बन जाती थी। अमन ने मेरी बात पूरी करते हुए कहा, और अगर पुराना घर नहीं बेचते तो इस नए घर का भुगतान समय पर नहीं कर पाते। इसलिए हमने फैसला किया कि आप पहले अपनी जिंदगी बनाएंगे, फिर दूसरों की मदद करेंगे। कमरे में पहली बार सबकी आवाज बंद हो गई। लेकिन तभी बड़ी ननद ने गुस्से में कहा, मतलब तुम दोनों ने जानबूझकर हमें मना करने के लिए यह सब किया? मैंने उसकी तरफ सीधे देखते हुए कहा, नहीं दीदी, अगर सिर्फ मना करना होता तो मैं एक लाइन में मना कर देती। लेकिन मुझे आज आप सबको यह समझाना था कि हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं था। तभी डोरबेल बजी। पिताजी उठकर दरवाजे की तरफ गए। बाहर एक कुरियर बॉय खड़ा था। उसने एक बड़ा लिफाफा अमन के हाथ में दिया। अमन ने लिफाफा खोला, पढ़ा और बिना कुछ कहे मेरी तरफ मुस्कुरा दिया। मैंने वह कागज माँ जी के सामने रख दिया। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह हमारे 5.8 करोड़ के विला की रजिस्ट्री की तारीख थी। और नीचे एक लाइन और लिखी थी, संपत्ति के स्वामित्व में किसी भी रिश्तेदार का प्रवेश या स्थायी निवास बिना दोनों मालिकों की लिखित अनुमति के पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। माँ जी समझ चुकी थी कि इस बार बहू ने सिर्फ घर नहीं बदला था, उसने पूरे रिश्तों के नियम बदल दिए थे। रजिस्ट्री की तारीख वाला दस्तावेज पढ़ते ही पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। माँ जी ने कांपते हाथों से कागज वापस मेज पर रखा और पहली बार उनकी आवाज धीमी पड़ गई, बहू, इतना बड़ा घर खरीद लिया और हमें बताया तक नहीं?
मैंने शांत स्वर में कहा, माँ जी, जब हमने पुराना घर खरीदा था तब भी किसी से नहीं पूछा था कि हर महीने ईएमआई कैसे भर रहे हैं। लेकिन रहने का फैसला सबने अपने आप कर लिया था। इसलिए इस बार हमने सोचा कि पहले अपना घर सुरक्षित कर लें, फिर किसी को बताएं। सुनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोली, मतलब अब हम तुम्हारे नए घर भी नहीं आ सकते? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहमान बनकर आइए, जितने दिन दिल चाहे रहिए, लेकिन बिना पूछे किसी को महीनों के लिए भेज देने का फैसला अब कोई नहीं करेगा। यह सुनते ही माँ जी की आंखें झुक गई। तभी पिताजी धीरे धीरे उठे और पहली बार पूरे परिवार के सामने बोले, गलती हमारी है। हमने हमेशा अमन और प्रिया को जिम्मेदारी समझा, लेकिन कभी उनकी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। उनकी बात सुनकर माँ जी ने तुरंत कहा, मैंने तो हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की। अमन ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, माँ, परिवार प्यार से जुड़ता है, किसी के घर और कमाई पर अधिकार जताने से नहीं। अगर उस रात आप फोन करके सिर्फ इतना कह देती कि बहू, क्या सुनीता कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती है, तो शायद हम मना भी नहीं करते। लेकिन आपने पूछा नहीं, सीधे फैसला सुना दिया। कमरे में बैठे बाकी रिश्तेदार भी अब चुप थे। सबको समझ आ चुका था कि गलती किसकी थी। तभी डोरबेल फिर बजी। इस बार बाहर बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर खड़ा था। उसने अंदर आकर मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपके नए विला की चाबियां तैयार हैं। सोमवार को हैंडओवर है। आपकी विशेष रिक्वेस्ट के अनुसार पूरी प्रॉपर्टी हाई सिक्योरिटी एक्सेस सिस्टम से लैस कर दी गई है। बिना मालिक की डिजिटल अनुमति कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह सुनते ही सुनीता और माजी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्हें समझ आ गया कि अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। बैंक अधिकारी के जाने के बाद मैंने अपना बैग उठाया, माँ जी के पास आई और धीमी आवाज में बोली, बहू, अगर उस रात मैंने तुमसे पूछकर बात की होती तो क्या तुम मना करती? मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, शायद नहीं, क्योंकि समस्या लोगों की नहीं थी, समस्या उस अधिकार की थी जो आपने बिना पूछे हमारे जीवन पर जमा लिया था। अमन ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। बाहर निकलते समय पिताजी ने आवाज दी, बेटा, नए घर के गृह प्रवेश होगा तो हमें बुलाओगे? अमन मुस्कुराया और बोला, जरूर पिताजी, लेकिन इस बार मेहमान बनकर आइएगा, मालिक बनकर नहीं। पिताजी की आंखें भर आई। माँ जी के पास अब कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद हमने अपने नए विला में गृह प्रवेश किया। इस बार घर छोटा या बड़ा नहीं था, अपना था। वहां कौन आएगा, कितने दिन रहेगा और किसका स्वागत होगा, हर फैसला हम दोनों मिलकर करते थे। धीरे धीरे माँ जी का व्यवहार भी बदलने लगा। उन्होंने पहली बार रिश्तेदारों से कहना शुरू किया, किसी के घर पर हक नहीं, सिर्फ सम्मान होना चाहिए। और मुझे उस रात 3 बजे आया हुआ वह फोन हमेशा याद रहा, क्योंकि अगर वह फोन नहीं आता तो शायद मैं कभी यह समझ ही नहीं पाती कि रिश्ते निभाने और अपनी सीमाएं तय करने में इतना बड़ा फर्क होता है। उस दिन मैंने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, जिस घर की हर ईंट आपकी मेहनत से खड़ी हुई हो, उस घर का फैसला भी आपकी अनुमति से ही होना चाहिए। प्यार बांटिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की चाबी कभी किसी और के हाथ में मत दीजिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।